हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड। सो देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज आइसोमेरिज्म का वीडियो नंबर 4, जहाँ पे हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। इससे पहले हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने जितना भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था वो सारा देखा, कैसे किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आई होप आपने ये सारे वीडियो सब तक देख लिए होंगे ना। बात करें अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी सी वर्ड जब ऑप्टिकल अपने आप आ जाता है तो ये बताता है कि यहाँ कहीं ना कहीं लाइट से हमें लेना देना है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जहाँ पर भी ऑप्टिकल वर्ड आता है वहाँ पे हमें लाइट से लेना देना। तो इससे पहले कि हम आइसोमेरिज्म को पढ़ना स्टार्ट करें, ये पूरा वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने के लिए, यानी जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होती है बेसिकली। सी हम सबको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, आई होप आपने यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखे होंगे, कहीं ना कहीं मैंने, आप सब मुझे वहीं से जानते हो, तो मैंने वहाँ पे भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली, आप अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखना स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वक्त के साथ चेंज होता है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड जो वक्त के साथ चेंज हो रहा है, और वक्त के साथ वो कैसे चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस में। तो ये एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जेड एक्सेस है। मान लीजिए अगर कहीं से एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड एक बार बढ़ रही है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड 0 हो जाती है, फिर उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाती है, फिर बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो इस तरीके की जो लाइट हमारी, इस तरीके का जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब देखिए ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये जेड डायरेक्शन में हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, और एक्स एक्सेस की तरफ हम इसका प्रोपोगेशन दिखा रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं वक्त के साथ उसके मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ता है। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह वक्त के साथ बदलता है, एक बार बढ़ता है, कम होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। अब सिमिलरली जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, वहीं पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि उसके परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से यू हैव गॉट एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि उसके परपेंडिकुलर होता है, और वो भी उसी तरीके से चेंज होता है जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। आप बोलोगे ये कैसे? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है, लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गया। जब दोनों जीरो हुए तो दोनों जीरो हो गए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो एक दूसरे के साथ चेंज होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरीके से। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट है आपका, आप इसको इस तरीके से बता सकते हो कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक एक्सेस है, ये मेरा एक एक्सेस है, ये मेरा एक दूसरा एक्सेस है, और ये मान लीजिए मेरा एक तीसरा एक्सेस है, इस तरीके से। अब जरूरी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक तो हमें चीज़ समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जोड़ी होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। पर ये जरूरी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सिर्फ एक्स एक्सेस पे और ये वाई एक्सेस पे रहेगा? एक और जोड़ी भी तो पॉसिबल हो सकती है। मतलब जहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, देयर कैन बी अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डायरेक्शन जो होता है, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ रेडिएशन, तो जरूरी नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जब 1000 मॉलिक्यूल में लेके आऊँगा तो जरूरी होता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में होंगे, प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई एक लाइट होती है, उस एक लाइट के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो। मतलब जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, या तो उधर या तो इधर। अब होने को तो ऐसा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा हो, या हो सकता था इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, इस डायरेक्शन में चेंज हो रहा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो सकता है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट होती है, वहाँ से जो लाइट्स निकलेंगी, जो रेडिएशन निकलेगी, उसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो सारी रेडिएशन निकल रही हैं उसमें सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सेस पे होगा, और सबका मतलब क्या मार्चिंग थोड़ी ना चल रही है, आर्मी वाले थोड़ी ना है कि सारे यूनिफॉर्म तरीके से चलेंगे। तो हो सकता है एक रे ऑफ लाइट जो निकल रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे हो रहा हो, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में चल रहा हो, दूसरे का हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाओ। तो ऐसी जो लाइट हमारे पास होती है, जिसमें एक ऐसी सोर्स ऑफ लाइट, जैसे अभी मेरे सामने रिंग लाइट लगी हुई है, वहाँ से जो मेरे पास लाइट निकल के आ रही है, देयर विल बी मैनी रेज, बहुत सारी रेज होंगी जो मेरे पास निकल के आ रही होंगी। उन सारी रेज के अंदर आई कैन सी दिस, आई होप आप मेरे यहाँ देख पा रहे हो, कैन यू सी इन द लेंस? आपको ये लेंस में दिख रहा होगा, देयर इज अ रिंग लाइट ओवर देयर। अब वो जो रिंग लाइट मेरे पास आ रही है, लाइट वहाँ से, जरूरी है क्या उसमें सारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक ही, सारी रेज का इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा? नहीं, यहाँ से जो लाइट मेरे पास आ रही है उसमें अलग अलग रेडिएशंस का इलेक्ट्रिक एंड देखो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये तो श्योर है।
कैसे चेंज होगा? इस डायरेक्शन में इस तरीके से चेंज होगा। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, लेकिन ये ओरिएंटेशन यही रहेगा, यही एक्स एक्सेस, यही वाई एक्सेस, यही जेड एक्सेस रहेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो ऐसी लाइट जो हमारे पास निकल के आती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलग अलग मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन अलग अलग डायरेक्शन में कैसे भी हो सकता है, हम उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी लाइट होती है जिसके अंदर सारे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, सारे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कपल रहेगा। देयर विल बी अ कपल। जैसे एक, अच्छा कपल से मेरे को याद आया, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई अगर तुम कहीं गार्डन में चले जाओ, ठीक है, गार्डन में चले जाओ तो गार्डन में हम कपल्स को देखते हैं। भाई ऐसा है क्या सारे कपल एक ही डायरेक्शन में मुंह करके बैठे होंगे, लड़के इस तरफ लड़कियां इस तरफ? नहीं भाई, इतनी तो गारंटी है कि लड़के लड़कियां साथ में होंगे, ठीक है, अंकल आंटियां साथ में होंगे, या हस्बैंड वाइफ साथ में होंगे, या कोई भी XYZ कपल साथ में होंगे। लेकिन वो जो कपल होगा, गार्डन है तो कपल्स होगा, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लड़कों, सारे कपल्स के लड़के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, लड़कियां राइट हैंड साइड में होंगी, सब लड़कों का मुंह जो होगा वो उत्तर दिशा में होगा, ईस्ट डायरेक्शन, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिमिलरली यहाँ से जो लाइट निकलेगी, इतनी गारंटी है कि कोई भी रे ऑफ लाइट मेरी आंखों में जो आ रही होगी उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी ऑसिलेट करके मेरी आंखों में आ सकता है, तो हम उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये उम्मीद करता हूँ लाइट के बारे में सबसे पहले समझ में आया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में लाइट में अनपोलराइज्ड लाइट हम किसे कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। अब समझ लीजिए मेरे पास एक सोर्स है, आई हैव गॉट अ सोर्स ऑफ ओवर हियर। अभी सोर्स में से एक लाइट निकल रही है, ये जो लाइट होगी ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है वो लाइट जहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसी भी, हम ना यहाँ किसी एक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप फिर परपेंडिकुलर फिक्स हो जाता है। तो एक ऐसी सोर्स ऑफ लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, या तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, आप उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगा। मतलब अभी हमने यहाँ पे 3 ही एरोज बनाई हैं, आप और भी ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे अगर मैं और अच्छे बेहतरीन तरीके से बताऊँ, अगर मान लीजिए ये प्लेन है, अगर मेरे पास ये प्लेन है और यहाँ से लाइट आगे जाने वाली है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो, या हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो। तो ये जो लाइट जाएगी उसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई कैन हैव रेज, जो सारी पॉसिबिलिटीज, गार्डन में सारी पॉसिबिलिटी है कि कपल किस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ मुँह करके बैठे होंगे, तो सिमिलरली ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सामने हम एक पोलराइज़र ला के रखते हैं ना, व्हाट इज़ पोलराइज़र? पोलराइज़र एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हमने ग्रिड्स बनाई होती हैं। ग्रिड्स का मतलब समझते हो? छोटे छोटे आपने कभी अपने कॉटन के कपड़े को अगर ध्यान से गौर से देखा होगा तो आपको उसके अंदर लाइंस दिखाई देंगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए कपड़ों को, जैसे हम अभी इसका कैसे एग्जांपल दे दूं मैं, जैसे हम लकड़ियां जमा करते हैं, तो लकड़ियां जमा करते हैं तो ऐसे ग्रिड्स जैसी दिखाई देती हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पे ना ग्रिड्स बना रखी हैं। दिस आर ग्रिड्स। अभी जो ग्रिड्स होती है ना, ये इतनी छोटी छोटी, इनके बीच में जो गैप होता है वो इतना बड़ा भी नहीं होता कि हमने मीटर सेंटीमीटर में गैप दिया होता है। इनके ये जो लाइंस हैं इनमें बहुत छोटा सा गैप होता है, इतना होता है कि वहाँ से सिर्फ एक वेवलेंथ क्रॉस कर सकती है। देयर कैन बी अ सिंगल वेवलेंथ। अच्छा एक और बात बताता हूँ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और अनपोलराइज लाइट में, पोलराइज लाइट में फ़र्क है। अगर मान लीजिए जो मेरे पास लाइट आ रही है, अगर वो सिंगल वेवलेंथ की है, इफ़ आई हैव गॉट अ सिंगल वेवलेंथ, मतलब उसकी वेवलेंथ फिक्स है, तो हम उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट भले ही सिंगल वेवलेंथ की है, लेकिन उस सिंगल वेवलेंथ के अंदर हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो। जैसे मान लीजिए सामने से सिर्फ एक ही वेवलेंथ की लाइट आ रही है, कैन यू सी दिस लेंसेस में, ये एक ही वेवलेंथ की आ रही है, इसकी वेवलेंथ है 500 एंगस्ट्रॉम, चलो मान लेते हैं, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। पर मोनोक्रोमेटिक है, लेकिन जो लाइट आ रही है उसमें अलग अलग वेव्स निकल के आ रही हैं, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये कौन सी है? अनपोलराइज्ड है। अगर आपकी यहाँ से एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट निकल रही है, मतलब वेवलेंथ एक ही है, द सिंगल वेवलेंथ, लेकिन वो जो वेवलेंथ है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो अलग अलग कंपोनेंट में अलग अलग डायरेक्शन में कर सकते हैं, मतलब हम उसको क्या कहेंगे? वो अनपोलराइज्ड लाइट है। मोनोक्रोमेटिक है क्योंकि सिंगल वेवलेंथ वाली है, जितनी भी रेडिएशन मेरे सामने आएंगी वो सारी एक ही वेवलेंथ की होंगी, लेकिन किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन अलग अलग पॉसिबल है। ठीक है, तो जब एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को एक पोलराइजर में से गुजारा जाता है, जिस पोलराइजर की जो ग्रिड्स होती हैं उसको हमने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि सिर्फ वही वेवलेंथ उसमें से गुजर जाए,
सिर्फ वही वेवलेंथ, उसमें से बाकी कोई और लाइट अगर आ रही हो तो वो स्टॉप हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लाखों रेस के सामने ये ग्रिड लगा दी है, अब मेरी उंगलियों के बीच में गैप है, कैन यू सी दिस गैप मेरी उंगलियों के बीच में, अब यहाँ से वही लाइट मेरे पास गुजर के आएगी जो उस डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, जब आप यहाँ से लाइट को पास करते हो इस पोलराइजर में से, कैन यू सी ग्रिड्स आर पैरेलल, ग्रिड्स आर पैरेलल, तो वही वेवलेंथ जो इस तरीके की होगी, ऐसे चेंज होते हुए जा रही होगी, सिर्फ वही बाहर निकल पाएगी। मतलब जिसका ऊपर और नीचे डायरेक्शन हो रहा होगा चेंज, बाकी जो परपेंडिकुलर रेडिएशंस होंगी जो इस तरीके से चेंज हो रही होंगी, वो सारी आके यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि वो इस तरीके से गुजर नहीं पाएंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पोलराइजर का काम क्या है, पोलराइजर का काम है कि सिर्फ वही लाइट को वहाँ से गुजारेगा जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही पोलराइज हो रही हो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर लाइन, जैसे मेरे हाथ के सामने मैंने ग्रिड लगा दी इधर, ठीक है, अगर ग्रिड हटा दूं तो मुझे सारी रेडिएशन मेरी आंखों में आएंगी, और ये सारी रेडिएशन में अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहे होंगे। लेकिन जैसे ही मैं पोलराइजर लगा दूंगा, अब क्या हो जाएगा, वही लाइट मेरी आंखों में आ रही होगी जो ऐसे ऐसे जो इस ग्रिड में से गुजर पाएगी, इस तरीके से गुजर पाएगी, ऐसे, एग्री करते हो, जो लाइट ऐसे आ रही होगी ऐसे, वो ब्लॉक हो जाएगी, कैन यू सी दिस, वो ब्लॉक हो जाएगी इस तरीके से। तो जो लाइट इस तरीके से गुजर के चली जाएगी वही मेरी आंखों में आएगी अगर मैं पोलराइजर लगा दूं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे पोलराइजर लगाया, वही रेडिएशन जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू द पोलराइजर, जो इस पोलराइजर के ग्रिड्स के पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर ब्लॉक हो जाएगी, पैरेलल गुजर जाएगी, तो वही लाइट हमारे पास आएगी। और इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो सी व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब एक ही प्लेन में ऑसिलेट करने वाली लाइट, एक ऐसी लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक इसी डायरेक्शन में ऊपर नीचे कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होते हुए मेरे पास आएगा। इस तरह डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका चेंज नहीं, अब इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने वाले हैं, वाइस वर्सा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम ड्रॉ इस तरीके से करते हैं। तो ये जो आपने ड्राइंग बनाई, इसका मतलब उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये क्या रिप्रेजेंट करती है। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा था, 11th या 12th में जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, रे ऑफ लाइट, रेज या लाइट समथिंग कुछ पढ़ रहे थे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा ये कहीं पे, ठीक है। अब ये लाइट जब यहाँ से गुजर के जाती है, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ मैंने लगाया हुआ एनालाइजर। नाउ व्हाट इज दिस एनालाइजर, सी ये तो पोलराइजर है, पोलराइज ने क्या कर दिया, लाइट उसी को आर पार आने, ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, वही लाइट को आर पार जाने देगा जो उसके पैरेलल है, जो उसके साथ फ्रीक्वेंसी में मैच कर रही है, फ्रीक्वेंसी में मैच मतलब उसके ग्रिड्स के पैरेलल है। एनालाइजर और हमारे बीच में और लाइट के बीच में एक एनालाइजर होता है। मान लीजिए मैं व्यूअर हूँ, ये मेरे आंखें हैं, ठीक है, मेरे नैना है ये, और ये मैंने टेलीस्कोप लगाया हुआ है। टेलीस्कोप में भी ग्रिड्स होती हैं, कैन यू से दिस, टेलीस्कोप में भी ग्रिड्स होती हैं जिससे वो लाइट आएगी और मेरी आंखों में चली जाएगी। तो अब आप सोचिए, एक कॉम्बिनेशन बनाइए, लाइट जो आ रही थी वो अलग अलग रेडिएशंस की थी, यहाँ से जो गुजरी वो इस तरीके से हो गई, पैरेलल हो गई। अब एनालाइजर जो मैंने लगाया हुआ है, अगर वो भी पैरेलल रखा तो लाइट ये गुजर के बाहर आ जाएगी, और उसके बाद में टेलीस्कोप में से होते हुए, टेलीस्कोप में से ऐसे होते हुए मेरी आंखों के साथ जाके टकराएगी और मुझे वो लाइट दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपने पोलराइजर ने लाइट को पोलराइज कर दिया, आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होने वाली, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होकर मेरी आंखों में आने वाली लाइट मिल गई। लेकिन आपने एनालाइजर को ट्विस्ट कर दिया, टिल्ट कर दिया, मतलब आपने एनालाइजर को ऐसा लगा दिया इस तरीके से आपकी ग्रिड्स हो गई हैं। क्या अब ये लाइट मेरी आंखों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि आपके एनालाइजर को आपने टेढ़ा कर दिया है। अब भले ही यहाँ से लाइट आ गई है, पर मेरी ये देखो, ये दो हाथ हैं। अब ऐसे इमेजिन करो, ये मेरे दो हाथ हैं, कैन यू सी दिस, सामने रिंग लाइट है, ये मेरे दो हाथ हैं, ये क्या है, ये है पोलराइजर, जो लाइट, उसी लाइट को आर पार, पहला गेट, ये पहला दरवाज़ा जहाँ से लाइट आर पार होके आ गई, मतलब ये लाइट ब्लॉक हो गई, सिर्फ यही लाइट है जो पास होके आ गई, ठीक है, चलो अब ये लाइट पास होके आ गई। दूसरा दरवाज़ा है एनालाइजर। एनालाइजर अगर उसके पैरेलल है तो ही वो मेरी आंखों तक पहुँच पाएगी, लेकिन अगर एनालाइजर को मैंने टेढ़ा कर रखा है तो वो लाइट यहाँ आके ब्लॉक हो जाएगी। मतलब पोलराइजर और एनालाइजर जब एकदम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो ही वो आंखों से होते हुए मेरी आंखों तक आएगी और मुझे वो लाइट दिखाई देगी। अगर पोलराइजर को ट्विस्ट कर दो और एनालाइजर को नहीं करो तो भी मेरी आंख, मतलब ये समझ रहे हो, लॉक एंड की वाला सिस्टम है। वहाँ से बहुत सारी रेडिएशन से लाइट आई, मेरे सबसे पहला मेरा कौन था, सबसे पहला मेरा पोलराइजर था जिसने सारी लाइट्स को ब्लॉक किया, सिर्फ इसी लाइट को आर पार जाने दिया। फिर ये एनालाइजर, उसने इस लाइट को आर पार जाने दिया और मुझे आंखों में दिखाई दिया। उम्मीद करता हूँ आपको फंडा समझ में आया होगा। इसको हम कहते हैं कि लाइट का, प्लेन पोलराइज लाइट को आप देख रहे हो। अब
ये नॉर्मल कहानी हो गई कि यहाँ से एक लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, आपका एनालाइज़र से लाइट गुजरेगी, पोलराइज़र और एनालाइज़र एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, तो वो लाइट आपकी आंखों में जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर एक कंपाउंड को ला के रख देते हैं, कंपाउंड का एक सोल्यूशन ला के रख देते हैं। ये कंपाउंड क्या होगा इसको हम बाद में बताएंगे। कोई भी एक सोल्यूशन, यूरिया का सोल्यूशन, ग्लूकोज का सोल्यूशन, H2SO4 का सोल्यूशन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन ला के रख देते हैं। अब सिचुएशन को ध्यान से सुनना। अब मान लीजिए यहाँ से जो लाइट आ रही थी वो अनपोलराइज लाइट थी, अनपोलराइज लाइट, जो जैसे ही पोलराइजर में से गुजरी, पोलराइजर ने बाकी सारी लाइट्स को वहीं पे ब्लॉक कर दिया, सारी लाइट्स को वहीं पे ब्लॉक कर दिया और सिर्फ उसी लाइट को आर पार जाने दिया जो उसके पैरेलल थी। अब जैसे ही वो इस लाइट इस सोल्यूशन में से गुजरेगी, जैसे ही वो लाइट, अब देखो इसको इस तरीके से समझना अगर आप समझ सकते हो। ये मेरे सामने क्या था, एनालाइजर, पोलराइजर, ये क्या है मेरे सामने, आई होप यू कैन सी दिस, पोलराइजर। पोलराइजर में से लाइट आई, गुजर गई, ओके, ये लाइट आ गई है मेरे पास। अब किसके पास आना है उसको, एनालाइजर। अगर वो एनालाइजर में से गुजर के मेरी आंखों में आ गई तो मैं कहूँगा देखो लाइट सीधी आ रही है, मेरी आंखों में आ रही है, इट्स कमिंग स्ट्रेट। पर मैंने क्या किया पता है, बीच में मैंने लगा दिया सोल्यूशन। तो पोलराइजर में से जैसे ही लाइट पोलराइज होके आई और अब वो सोल्यूशन में से गुजरेगी, सोल्यूशन में, पर जो सोल्यूशन है ना, जो सोल्यूशन जिस कंपाउंड का सोल्यूशन है उसने लाइट को बेंड कर दिया। अब लाइट जो बेंड हो गई सोल्यूशन में से गुजरने के बाद, लाइट कैसे आ रही है, ऐसे, पर मैंने एनालाइजर कैसे लगाया, ऐसे। डोंट यू फील लाइट रुक जाएगी। अगर सोल्यूशन नहीं होता, अगर सोल्यूशन नहीं होता तो लाइट सीधी आती, सोल्यूशन ने उसको बेंड कर दिया, तो क्या वो मुझे दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। ज़रा समझना इस चीज़ को बहुत ढंग से। मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, अगर मेरे पास पेपर है। देखिए इस तरीके से क्या है, इस तरीके से अनपोलराइज लाइट है। सामने क्या लगा रखा है आपने, सामने आपने लगा रखा है पोलराइज़र। पोलराइज़र में से लाइट जाएगी, सिर्फ वही लाइट पोलराइज़र में से क्रॉस कर पाएगी जो वहाँ पर उसके पैरेलल है। तो पोलराइज़र का काम सिर्फ होता है प्लेन पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस करना, कर दिया। यहाँ से जो लाइट निकल के आ रही है वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, इस तरीके से, इट्स वाइब्रेटिंग इन द सिंगल प्लेन। अब जैसे ही ये लाइट यहाँ पे जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर आपने रखा हुआ है एनालाइज़र, ये केप्ट एन एनालाइज़र ओवर देयर, इस तरीके से आपने एक एनालाइज़र रखा हुआ है जिसमें ग्रिड्स जो हैं वो इस तरीके से पैरेलल हैं, और यहाँ आपने लगाया हुआ टेलीस्कोप जिसमें आपने अपने नैना लगाए हुए हैं, इस तरीके से आप देख रहे हो वहाँ पे, पता नहीं किसकी आँखें हैं, देख लो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये कॉन्सेप्ट बना रखा है ऐसा। अब नॉर्मली क्या होता है, यहाँ से लाइट गुजरेगी, यहाँ पे जाएगी, पैरेलल है, यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए सीधी आएगी, यहाँ से होते हुए सीधी आएगी, और आपकी आंखों में देखो सब कुछ लॉक एंड की सिस्टम बन गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लीजिए बीच में कोई नहीं है, बीच में कोई नहीं है, लाइट जो पोलराइज लाइट बाहर निकली, प्लेन पोलराइज लाइट, पीपीएल कहते हैं उसे, पीपीएल, आईपीएल, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। तो प्लेन पोलराइज लाइट सीधी निकल के गई और यहाँ से पैरेलल होते हुए मेरी आंखों में गई। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बीच में एक सोल्यूशन ला के रख दूँ, मैं एक सोल्यूशन ला देता हूँ, एक ऐसा सोल्यूशन, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब तुम बीच में कोई सोल्यूशन ला के रख देते हो तो यहाँ से जो लाइट निकल रही थी वो एक प्लेन पोलराइज लाइट निकल रही थी, प्लेन पोलराइज लाइट जो एक ही डायरेक्शन में पोलराइज कर रही थी, इसी डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था। पर जैसे ही वो सोल्यूशन में से गुजरती है, उस लाइट को बेंड कर दिया जा, उस लाइट का डायरेक्शन, प्लेन पोलराइज वो अभी भी है क्योंकि अभी भी सिंगल प्लेन में ही है, बस जो प्लेन था वो बदल जाता है। जो पहले इस प्लेन में वाइब्रेट करके मेरी आंखों तक आ रही थी, अब जैसे ही वो सोल्यूशन में से गुजरेगी वो बेंड हो जाएगी, अब वो ऐसे 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 वाइब्रेट करके मेरी आंखों में आएगी। तो जो बाहर निकलने वाली लाइट है, डोंट यू फील वो बेंड हो गई है। तो आपको आइडियली वो कैसे आनी चाहिए थी, आइडियली अगर वो कैसे आनी चाहिए थी, आइडियली तो वो ऐसे आनी चाहिए थी, ऐसे, जब कोई सोल्यूशन नहीं था तब। अब वो बेंड हो गई है, इतने एंगल से बेंड हो गई है। तो यहाँ पर डोंट यू फील एनालाइजर में वो रुक जाएगी, डोंट यू फील एनालाइजर में वो रुक जाएगी, क्योंकि एनालाइजर में से तभी पास होगी जब वो उस एनालाइजर के पैरेलल चल के आएगी। पर आपके सोल्यूशन महाशय ने उसे बेंड कर दिया है। नाउ सिंस सोल्यूशन ने उसे बेंड कर दिया है, आपकी जो लाइट आने वाली है वो अब आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी। अब क्या किया जाए, तो अब अगर आपको इस लाइट को देखना है तो आपको एनालाइजर को भी रोटेट करना पड़ेगा कुछ एंगल से। जो एनालाइजर था, जो लाइट सीधी आ रही थी, जो लाइट सीधी आ रही थी, सोल्यूशन ने उसे बेंड कर दिया ऐसे। तो अब अगर इस लाइट को तुम्हें देखना है, क्योंकि अब वो तुम्हारी आंखों तक नहीं आएगी, तो तुम्हें एनालाइजर को
चेंज करना पड़ेगा, अब वो तुम्हारी आंखों तक आएगी। अब वो तुम्हारी, क्योंकि पहले वो सीधी आ रही थी प्लेन पोलराइज लाइट, सोल्यूशन में से गुजरी, तो या तो वो लाइट सोल्यूशन में से ऐसे बेंट हो जाएगी, या तो वो लाइट सोल्यूशन में से ऐसे बेंट हो जाएगी, यानी या तो वो क्लॉकवाइज बेंट होगी या तो वो एंटी क्लॉकवाइज बेंट हो जाएगी, या वो सीधी नहीं आएगी मेरे पास। सीधी तब आती जब बीच में कुछ नहीं होता, सीधी आती एनालाइजर में से गुजर के मेरी आंखों में, एनालाइजर में से गुजर के मेरी आंखों में, पर बीच में सोल्यूशन रख दिया है, तो जो स्ट्रेट प्लेन पोलराइज लाइट थी या तो वो राइट हैंड साइड में घूम जाएगी या तो वो लेफ्ट हैंड साइड में घूम जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन, कितने एंगल से घूमेगी, लेफ्ट घूमेगी या राइट घूमेगी, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर या तो राइट घूमेगी या तो लेफ्ट, यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। कितनी डिग्री से घूमेगी उसको भी हम उसको कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। यानी अगर ये जो एंगल था इसको मैं जीरो मान के चलूँ, ये एंगल को मैं जीरो मान के चलूँ, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक प्लेन जो था वो वाइब्रेट होते हुए आ रहा था, सोल्यूशन में से गुजरते ही उसने एक एंगल बना लिया। कैन यू सी दिस? ऐसे आ रहा था, अब उसने एक एंगल बना लिया। ये एंगल दिख रहा है आपको मेरी उंगलियों के बीच में, ये ओरिजिनल एंगल था, ऐसे आ रही थी लाइट, अब उसने एक एंगल बना लिया है। किसने घुमाया उसको? सोल्यूशन ने घुमाया उसको। तो जो सोल्यूशन लाइट के प्लेन को घुमाने की काबिलियत रखता है, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। उस कंपाउंड के सोल्यूशन को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और उस कंपाउंड को हम कहते हैं, भैया देखो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर सोल्यूशन लाइट को ना घुमा पाए तो हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। उम्मीद करता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी का ये बेसिक फंडा आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना? हाउ डू यू सी, अगर मान लीजिए सोल्यूशन ने आपकी लाइट को बेंड कर दिया है, तो आपको अपने एनालाइजर को भी घुमाना पड़ेगा, और जैसे ही घुमा के वो तुम्हारी आंखों में आएगी उससे पता चल जाएगा, क्योंकि पहले लाइट ऐसे आ रही थी, अब लाइट को घुमा दिया है तो तुम्हारे पास लाइट बंद हो गई है, तो तुम धीरे धीरे इसको घुमाओ, जिस पर ये मैच हो जाएगा तुम्हारी आंखों में लाइट दिखने लगेगी सडनली तुम्हें। मतलब समझ जाना, तुम बरोबर मैच हो गए हो। तो सोल्यूशन ने कितने एंगल से लाइट घुमाई यहाँ से तुमको पता चल गया। जितने एंगल से तुमने एनालाइजर को घुमाया और तुम्हें लाइट दिखने लग गई, मतलब उतने ही एंगल से सोल्यूशन ने लाइट को घुमाया था जो तुम्हारी आंखों में आई। और इस फिनोमिनॉन को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल। या तो लाइट ये डायरेक्शन में घूमेगी या तो लाइट ये डायरेक्शन में घूमेगी, इस तरीके से दो डायरेक्शन में घूम सकती है। तो कुछ सॉल्यूशंस लाइट्स को राइट साइड में घुमाते हैं, कुछ सॉल्यूशंस लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस जो लाइट को घुमाने की ताकत रखते हैं, कौन सी लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट। अब तुम समझ में आया रहेगा क्यों प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते हैं। अरे भाई अनपोलराइज लाइट लेंगे तो फिर तो फायदा ही क्या हो गया, फिर तो सारे प्लेन में हमको लाइट दिखाई देगी। हम किसी एक लाइट को लेते हैं जो कि पैरेलल आएगी, सोल्यूशन में से गुजरेगी, बेंट हो जाएगी, तो एनालाइजर में से गुजर नहीं पाएगी, एनालाइजर को बेंट करेंगे फिर हमें वो दिखाई देगी, तो हमें पता कर सकते हैं कि सोल्यूशन ने उसको कितने एंगल से बेंट किया। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये जो पिक्चर मैंने यहाँ बनाई हुई है, ये जो है ये मेरे नोट्स हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये वहाँ से मैंने बनाई हुई है। तो देखिए एक सोल्यूशन में ये लाइट जा रही थी, यहाँ से निकली, सोल्यूशन में जाते ही वो बेंट हो गई। अब लाइट अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो लाइट इस तरीके से आ रही थी पर बेंट हो गई। अगर वो बेंट हो गई है तो मुझे मेरे एनालाइजर को भी बेंट करना पड़ा, तभी वो लाइट वहाँ से गुजर पाएगी और मुझे वो दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ ये फंडा समझ में आया ना। ये देखिए ओरिजिनल प्लेन पोलराइज लाइट, ये ओरिजिनल प्लेन पोलराइज लाइट होती है। द टू फॉर्म्स ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड। अच्छा ये सब हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझ लेते हैं, बाद में इसके ऊपर जाते हैं। टू फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर एंड ऑल दो स्टफ क्या होता है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, या तो उसका प्लेन राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा जिसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो जाएगा मेरी आंखों में आने से पहले, सोल्यूशन में से जब वो गुजरेगी। तो राइट हैंड साइड रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन, या इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन भी कहा जाता है। तो अगर कोई लाइट, कोई सोल्यूशन अगर आने वाली लाइट को राइट हैंड साइड में मेरे शिफ्ट कर देता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज, तो हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या कहते हैं? हम उस सोल्यूशन को कहते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सोल्यूशन है जिसने लाइट को राइट हैंड साइड में बेंड कर दिया। अगर वहीं पे वो सोल्यूशन अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज आती हुई लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट, आपके सामने से आप इमेजिन कीजिए, मुझे मत देखिए, आपको मैं उल्टा दिखाई दे रहा रहूँगा, ठीक है, ये देखो उल्टा दिखाई दे रहा हूँ मैं, मेरे साइड में ये इधर है, आपको वहाँ उल्टा इमेज, उल्टी फॉर्मेशन हो रही है। आप अपने सामने इमेजिन करके देखिए, अगर आपके सामने आने वाली लाइट को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है तो मतलब वो क्या हो गया? डेक्सो रोटेटरी। और अगर वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा? लिवो रोटेटरी, जिसको डी फॉर्म और जिसको एल फॉर्म कहते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जो डेक्सो रोटेटरी सोल्यूशन दिखाते हैं वो भी ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, जो लीवो रोटेटरी सोल्यूशन दिखाते हैं वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कुछ और इमेजेस हैं मेरे पास, ये सबको हम बाद में पढ़ेंगे। आई हैव गॉट फ्यू मोर इमेजेस टू शो यू, जस्ट हैव अ लुक एट दिस, कैन यू सी दिस। अभी ज़्यादा एनिमेटेड पिक्चर है, यहाँ से प्लेन पोलर अनपोलराइज लाइट गई,
ग्रिड्स लगाई हुई हैं, पोलराइजर कहते हैं जिसे, लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में, कैन यू सी दिस, एक ही प्लेन में पोलराइज हो रही है, इसीलिए प्लेन पोलराइज लाइट कहा जाता है। वो लाइट यहाँ से गुजरेगी, ठीक है। अब वो देख रहे हो यहाँ तक आते आते वो लाइट सीधी थी, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गुजर रही है उस लाइट ने बेंड कर लिया है। कितना बेंड कर लिया, 30 डिग्री से, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। कितने डिग्री का हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन हमारी जो लाइट ऐसे होनी चाहिए थी, अब वो लाइट स्पेसिफिक रोटेशन दिखा चुकी है 30। तो मैंने मेरे एनालाइजर को भी 30 डिग्री से रोटेट किया, क्योंकि एनालाइजर को अगर 30 डिग्री से रोटेट नहीं करूँगा तो वो जो लाइट यहाँ ऐसे आई है वो मेरे तक पास नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? तो मूवेबल एनालाइजर होता है, और ये हम ऑब्जर्वर होते हैं जो टेलीस्कोप से देख रहे होते हैं, क्योंकि लाइट को नेकेड आई से तो देखा नहीं जाता। आपने अगर फिजिक्स में ब्लैक रूम में जाके अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिजिक्स अगर ले रखी होगी बीएससी में ग्रेजुएशन में, तो आप ये चीज़ें देखोगे। ब्लैक रूम में, डार्क रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये सारे एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आता था, मैंने बहुत करा है। मैं रुइया कॉलेज में जब पढ़ता था बड़ा इन्जॉय करता था फिजिक्स का डार्क रूम में। वहाँ क्योंकि सारे लाइट से रिलेटेड, सब अंधेरा होता था, लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, तो प्रिज्म रख के वो क्या उसको म्यू कहते हैं ना, साइन थीटा अपन को म्यू साइन म्यू 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 2, वो आर बाई एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रोटेशन, क्या उसको कहते हैं, वो सब हम मेजर करते थे यहाँ बैठ के, बड़ा मज़ा आता था उसको करने में। तो उम्मीद करता हूँ ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई है। देखिए ये लाइट है जो हर प्लेन में वाइब्रेट करेगी, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, अनपोलराइज लाइट। जैसे ही आप वो पोलराइजर में से निकालते हो, लाइट सिर्फ एक ही प्लेन में पोलराइज करेगी, विच इज़ पैरेलल टू द ग्रिड्स। फिर जैसे ही वो सोल्यूशन में से गुजरेगी, सैंपल ट्यूब में से गुजरेगी, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा। जैसे ही उसका स्पेसिफिक रोटेशन हो जाएगा, आपको एनालाइजर को, देख रहे हो एनालाइजर को अल्फ़ा, ये एनालाइजर को घुमाना पड़ा आपको, कैन यू सी दिस, एनालाइजर की ग्रिड्स को घुमाना पड़ा, कितने एंगल से, अल्फ़ा एंगल से घुमाना पड़ा, और तब जाके वो आपकी आंखों में आएंगी। अब बात करते हैं सर आपने ये सब क्यों पढ़ाया। सी इसका रीज़न है, ऑर्गेनिक में हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं, ऑर्गेनिक में कुछ हम ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, दे हैव गॉट सेम फॉर्मूला। आप लोगों ने आइसोमरिज्म का मतलब तो आप समझ रहे हो, दे हैव गॉट सेम फॉर्मूला, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वही सेम फॉर्मूला है, लेकिन एक बार हम यूज़ करेंगे तो लाइट, मतलब मान लो कल को मैं आपसे कहूँ मैं ग्लूकोज लेके आया हूँ, व्हाट इज़ द फॉर्मूला, C6H12O6, तो भाई ग्लूकोज तो ग्लूकोज होती है। अगर अब इसमें मैं ग्लूकोज का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, और मान लीजिए इस बॉटल में भी ग्लूकोज का सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ, दोनों बॉटल को मैं सामने रख रहा हूँ, इसमें सैनिटाइजर है और इसमें मेरा प्योर वाटर है, ठीक है। मान लेते हैं दोनों में ग्लूकोज है, मैंने दोनों ग्लूकोज के सोल्यूशन को सामने रखा। अब दोनों ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, लेकिन कल को जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तब मुझे पता चलता है कि एक सोल्यूशन लाइट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है, एक सोल्यूशन लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है। मतलब सेम फॉर्मूला है, लेकिन अलग अलग बिहेवियर है लाइट के साथ, एक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है, एक राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है। मतलब मेरे फॉर्मूले भले ही सेम है, लेकिन देयर इज सम ऑप्टिकल एक्टिविटी, देयर इज सम ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कुछ सोल्यूशंस होते हैं, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला भी वही होगा, वो ग्लूकोज ही होगा। तो कुछ सोल्यूशन होंगे जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कराएंगे, और कुछ होंगे जो एल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी स्लाइड को लिबो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब होता है राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, और लिबो रोटेटरी मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या समझ में आया, इस C6H12O6 भले ही वो दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन कुछ तो उनमें गड़बड़ होगी, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम इन देम ऑन दोस मॉलिक्यूल्स। तो वो मॉलिक्यूल जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखा रहा होगा हम उसको कहते हैं डी फॉर्म, उसी मॉलिक्यूल का डी फॉर्म, और जो लिबो रोटेटरी दिखा रहा होगा हम उसे कहते हैं उस मॉलिक्यूल का एल फॉर्म। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि जब सेम फॉर्मूला है, जब वही दोनों ग्लूकोज ही हैं, तो एक अलग लाइट को बेंड क्यों करता है और दूसरा सोल्यूशन, मतलब दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे मैं और मेरे भाई, एक ही मम्मी एक ही पापा के दो बच्चे हैं, तो हमने कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना। जीनोमिक्स में हमारे फ़र्क है, हमारी बॉडी में वेट में फ़र्क है, तो हमारी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो अगर C6H12O6 एक ही फार्मूला, एक ही उनका स्ट्रक्चर है, पर अगर लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं, या तो फिर ये फार्मूला ही गलत है, या तो एक ग्लूकोज होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, गलती से उनका फार्मूला सेम हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना दोनों ग्लूकोज हैं, तो कुछ तो उनमें गड़बड़ होगी। वो गड़बड़ क्या है वो हमें पता करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और उसी से हमें पता चलेगा कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा या नहीं, ये हमें पता कैसे चलेगा। हाउ वी विल कम टू नो दैट वेदर अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और वेदर अ मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कल को अगर मैं कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल ला के दे दूँ आपको, मैं कल को कह दूँ मेरे पास यूरिया है, आई हैव गॉट NH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये मॉलिक्यूल है, मतलब इसका फॉर्मूला लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ N2CO और H4, N2COH4। क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? क्या इस यूरिया के दो डिफरेंट टाइप के यूरिया हो सकते हैं?
कैन देयर बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स जिनका फॉर्मूला सेम होगा बट देयर में बी सम डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये हमें रूल, व्हाट आर दोज रूल, वो हमें पता कैसे चलता है उसको अब हमें समझना है। और उन रूल को समझने के बाद हम देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होना चाहिए। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ बिकॉज देयर आर मैनी पीपल हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे लगाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी की इस वीडियो को मैं जो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, ये मेरे ऐप के लिए है जहाँ पे मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये वीडियो है। बट आई एम गोइंग टू शेयर दिस ऑन यूट्यूब एज वेल सो दैट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, इवन उन स्टूडेंट्स का भी कुछ फ़ायदा हो जाना चाहिए जो शायद मेरा कोर्स नहीं ले रहे हो XYZ रीजन्स की वजह से, जो भी उनका रीज़न है। बट एटलीस्ट ये एक अच्छी नॉलेज है, मुझे जो लग रहा है स्टूडेंट्स तक जानी चाहिए और इसे तो मैं फ्री में डालना चाहूँगा ताकि मास जो हमारे पास स्टूडेंट है, इतनी मास में जो ऑडियंस है उसको ये सब पता चले। अब इसी रूल को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे भी लगाते हैं। आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी देखा होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को कुछ नहीं करेगा, उसमें उस सोल्यूशन में से लाइट सीधी आएगी। और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब फॉर्मूला वही होगा लेकिन उस फॉर्मूले के दो बहरूपीय होंगे। देयर विल बी 2 ब्रदर्स ऑफ द सेम फार्मूला। एक लाइट को यहाँ बेंड कर रहा है, एक लाइट को यहाँ बेंड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये फंडा यहाँ तक समझ में आया होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ना। जब हम मिलेंगे अगले वीडियो में तो हम बुक रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ योर अजय कुमार की जो हम बुक रीड कर रहे हैं। और आपको मैं अब कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कैसे लगाते हैं। तो आई विल नॉट बी कवरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ओवर हियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं नहीं कवर करूंगा। इस वीडियो को आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इंक्लूड कर सकते हो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर भी आप इसको ले सकते हो। हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि आने वाले टाइम में मैं आपको पूरा ये सब रूल समझाने वाला हूँ। जब मैंने रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, दिस आर कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो आइसोमेरिज्म, वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, फिर ये सब चीज़ों को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन हम आगे जाके उस चीज़ को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो से ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी, डी फॉर्म किसको कहते हैं, एल फॉर्म किसको कहते हैं, डेक्सो रोटेटरी क्या होता है, लिवो रोटेटरी क्या होता है, पोलराइज, अनपोलराइज, पोलराइजर, एनालाइजर, ये सब क्या होता है, क्लियर है। ठीक है, ये बेसिक वीडियो था। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।